सर जैसे बात की मैंने कि जब से राज्यसभा के चुनाव हुए हैं तब से बहुत उथल-पुथल रही है। पहले कांग्रेस के लोग भी बागी हो गए हैं, फिर अब भाजपा में भी कुछ ऐसे हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो अब आप खुद ही समझते हैं। तो क्या वजह रही है इन सब चीज़ों की? देखिए, जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ और उसमें जो एक क्रॉस वोटिंग वाला जिसको भीतरघात कहा जाता है, हाँ जी। वो कुछ कांग्रेस के मित्रों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, जी। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पे शर्मसार हुई और अपने ही लोगों ने की, वो भी एक सबक था कि एक सूबे के मुख्यमंत्री जी जिनको अपने लोगों के ऊपर पूरी पकड़ बना के रखनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके विश्वास के कारण उनके ऊपर उनका विश्वास ऐसा था कि उनके ऊपर शक नहीं था। लेकिन धर्मशाला और जिला कांगड़ा और चंबा की लोगों की बात करूं तो उनके लिए आनंद शर्मा बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए हैं। और लोग ये पूछ रहे भी ये कौन है, वो कहाँ से आ गए। इस बार चुनाव नहीं हो रहा है, इस बार द्वंद्व युद्ध हो रहा है और युद्ध इस स्तर तक चला जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी। कोई भी लिमिट नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। कई बार कहा है कि लग्जरी लोग जब इस सिस्टम में आएंगे तो वो आम जनमानस की पीड़ा को कभी नहीं समझ पाएंगे। देखो, धर्मशाला के अंदर सबसे ज्वलंत मुद्दा आज की डेट में है, मुझे लगता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा है और वो अंतिम चरण में पहुंच गया वो सारा मामला। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री, अब मुझे नहीं पता क्यों उसमें थोड़ा सा इसमें क्यों डिले किया गया, ड्यू टू ये अपने जो पूर्व के विधायक थे इनके कारण हुआ है, पर हुआ सारा कुछ इनके कारण ही है। अगर धर्मशाला का विकास कहीं ना कहीं रुका तो ड्यू टू दिस पर्सन, क्योंकि इनकी आपस रंजिश थी और रंजिश का खमियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ा। आजकल ये जो 15 दिन का टाइम है इनके लिए इतना कष्टकारी है, इतना कष्ट महसूस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है घर में पहुँचते तो हाय माए मैं तो थक गया, ये कैसा काम है। और 15 दिनों के बाद जब चुनाव होगा तो ये जितना कष्ट इन्होंने अपने आप को लिया, इतना कष्ट लोगों को देंगे। जब से राज्यसभा के चुनाव हुए हैं तब से काफ़ी उथल-पुथल है, दोनों ही बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। मैं ऋतु वशिष्ठ एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूँ। मेरे साथ इस वक्त जो है वो राकेश चौधरी जी मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने समय निकाला। जी। सर जैसे बात की मैंने कि जब से राज्यसभा के चुनाव हुए हैं तब से बहुत उथल-पुथल रही है। पहले कांग्रेस के लोग भी बागी हो गए हैं, फिर अब भाजपा में भी कुछ ऐसे हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो अब आप खुद ही समझते हैं। तो क्या वजह रही है इन सब चीज़ों की? देखिए, जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ और उसमें जो एक क्रॉस वोटिंग वाला जिसको भीतरघात कहा जाता है, हाँ जी। वो कुछ कांग्रेस के मित्रों ने किया और उसके चलते जो भारतीय जनता पार्टी जो अल्पमत में थी, बावजूद इसके उनका फिर भी उन्होंने अपने कैंडिडेट को जिताया। और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पे शर्मसार हुई और अपने ही लोगों ने की, वो भी एक सबक था कि एक सूबे के मुख्यमंत्री जी जिनको अपने लोगों के ऊपर पूरी पकड़ बना के रखनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके विश्वास के कारण उनके ऊपर उनका विश्वास ऐसा था कि उनके ऊपर शक नहीं था। जी। और उसके चलते ऐसे उथल पुथल और इसी का परिणाम था कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बढ़त मिली। जी। तो अभी जैसे जो 6 बागी लोग हैं और 3 अलग जो हैं जो निर्दलीय हैं, तो 6 को जो है वो 6 को टिकट मिली है। आप भी पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में हुए, फिर आज आप निर्दलीय हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? देखिए, हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी में जब थे तो भी बतौर कार्यकर्ता थे, और कांग्रेस पार्टी में जब हमने छोड़ा तो कि कोई कारण रहा था। ये कारण भी नेता लोग ही थे जिनकी वजह से हमने छोड़ा था। और आज उसके बाद छोड़ने के बाद हमने आदरणीय कृष्ण कपूर जो कि यहाँ से विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको हमने जिताने के लिए पूरा प्रयास किया और वो जीते भी और उस सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी बने। लेकिन आने फाइनल में उनको फिर से दोबारा लोकसभा के लिए चयनित किया गया और लोकसभा में जब गए और भारी मतों से जीत के भी गए, और उनके जीतने के उपरांत ये जो यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र था वो खाली हो गया था। उसके चलते यहाँ पे उपचुनाव हुआ। तो उपचुनाव में हमारी भी एक पैठ थी और पैठ के चलते हमने ये कहा कि काफ़ी लंबे समय से ये जो एक समुदाय है वो जद्दोजहद कर रहा है कि हमें टिकट दी जाए। मतलब किसी भी आदमी को आप टिकट दीजिए, लेकिन टिकट उस समय संगठन ने विशाल नेहरिया जी को दी और विशाल नेहरिया जी को संगठन ने जिताया, सरकार ने जिताया। उस वक्त मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, मैंने नहीं लड़ा था, लोगों ने मुझे लड़वाया था। और उसमें काफ़ी अच्छे वोट, लगभग 17,000 वोट मैंने लिए और बहुत बड़ा चुनाव था वो। बाईपोल, आपको पता, सरकार और संगठन के सामने चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और फिर ये जो मेरा स्कोरिंग था
उसके चलते मेरे काम जो मैंने फील्ड में काम करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि जब भी कोई टिकट का आवंटन करती है तो वो सर्वे के आधार पे करती है। बिल्कुल। और विशाल जी उस वक्त विधायक थे, और विधायक रहते उनका टिकट कटा था, लेकिन संगठन में उनकी एक पकड़ थी, क्योंकि संगठन उनके द्वारा बनाया गया तो बींगे विधायक। जी। जैसे मुझे टिकट मिला तो ये सारा एपिसोड धर्मशाला के अंदर चला कि भाई बाहरी व्यक्ति आ गया, ये हो गया, जबकि मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया हुआ था। लेकिन उस वक्त इन लोगों ने पूरा विरोध करके अपने आप को बताया कि भाई हम इसको नहीं जीतने, और परिणाम स्वरूप ऐसा ही हुआ कि 1500 वोटों के लगभग, 1600 वोटों के लगभग मैं हार गया। जी। अब भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट था, बतौर प्रत्याशी मैंने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम चल रहा हुआ था, बिल्कुल शांतिपूर्वक, सारा संगठन हमारे साथ था, क्योंकि इस बार का संगठन जो था बींगे प्रत्याशी मैंने बनाया था, वो हमारी उसमें था। लेकिन अचानक से राजनीति का जो परिवेश है वो एकदम से बदल गया। एकदम से राज्यसभा चुनाव होता है, और चुनाव के दौरान ये लोग 6 के 6 विधायक इनको साथ देते हैं, 6 के 9 विधायक साथ देते हैं। उसमें 6 जो है वो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, 3 जो वो ज़बरदस्ती अपनी सदस्यता रद्द करवाने पे तुले हुए हैं। जी। उन्होंने अपनी याचिका दायर करे कि हमारा इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया जा रहा है, और 6 का तो हो ही गया था। हाँ जी। अगर माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला गया तो हो सकता था कि वहाँ से उनको 6 साल के लिए निष्कासित भी किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने जिस तरह से इनको, क्योंकि बाईपोल घोषित हो चुका था, क्योंकि जो MP का चुनाव है वो भी साथ था, इसके चलते सारी बातें हुई, और सारी बातों का जो मतलब था ये यही था कि इनको तुरंत वहाँ से लिया, क्रॉस वोटिंग करवाई, वहाँ से लिया, और एकदम से इनको टिकट के साथ कंस्टिट्यूंसी में भेज दिया गया। तो अब देखो परिणाम तो क्या होगा, और परिणाम देने के लिए निर्णायक स्थिति में हमेशा जनता रहती है। अब जनता, ये जरूरी नहीं है कि हाईकमान को जो लगे जनता को भी वही लगना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में जो व्यक्ति जनता के साथ कभी मिला ही नहीं, कभी लोगों से कभी संवाद नहीं किया, लोगों के अच्छे बुरे में कभी काम नहीं आए, तो अब जनता जो पढ़ी लिखी जनता, स्मार्ट जनता है, तो उनको फैसला करना है कि हम किस दिशा में और किसके साथ जाएंगे। उस स्थिति में सिर्फ जनता और जनता ही है, बाकी कोई लोग नहीं। उसमें कोई बड़े नेता या अभिनेता का होना को बड़ा ज़रूरी नहीं है। आप जनता के पास गए होंगे, और इस बार का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव ये है कि इस वक्त का चुनाव एक दोनों ही जो पार्टियाँ हैं, दोनों ही पार्टियाँ वो एक दूसरे को नीचे लगाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और उस विकल्प के रूप में लोगों के पास मैं भी हूँ। और काम की अगर मैं बात करूं तो लोग मुझे और मेरे काम को बिल्कुल पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों के साथ हमेशा उनके, मतलब कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति रहती हो धर्मशाला के अंदर, लेकिन मेरा लोगों के साथ हमेशा से ही खड़े रहना जो है मेरी प्रवृत्ति, और मैं लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये जो बात है सभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, लोगों को पता है इस चीज़ का। और जो मेरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, इनके बारे में पता लोगों को कि ये कभी अपने मतलब कहीं भी बात करें, इनका कोई ये नहीं है। वो लोग ये पूछ रहे कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, और लोग ये पूछते हैं मुंह के ऊपर, ये कौन है भाई। तो कैंडिडेट में बहुत ही आखिर में जाके किए हैं ना इन्होंने अपने घोषित। देखिए, वो पार्टी हाईकमान का प्रेरोगेटिव होता है, वो कब करें, कैसे करें, किसको करें, ये सारा इनके ऊपर है। लेकिन जो भी किए हमारे लिए दोनों अच्छे हैं। तो अभी जैसे लोकसभा की ही बात करूँगी तो आनंद शर्मा जी को, जिनको कभी देखा ही नहीं गया हिमाचल में, बहुत कम आए हैं, उनको प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दिया गया है। और अभी क्या उन सब चीज़ों को, क्योंकि आप जैसे धर्मशाला के हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आप काम कर रहे हैं, जैसे आप विश्वास जता रहे हैं कि लोग आपके साथ खड़े हैं, तो आनंद शर्मा किस तरह से देखेंगे सब चीज़ों को? तो देखिए, आनंद शर्मा की मैं अगर पर्सनली बात करूं तो वो बहुत इंटेलिजेंट और लाइक इंसान है, बड़ी सूझबूझ वाले इंसान है। लेकिन धर्मशाला और ज़िला कांगड़ा और चंबा की लोगों की बात करूं तो उनके लिए आनंद शर्मा बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए हैं। और लोग ये पूछ रहे हैं भी ये कौन है और कहाँ से आ गए। और इसमें भी मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, क्योंकि ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है। पार्टी हाईकमान ने जिस तरह से उनका सर्वे करवाया होगा, या इनका व्यक्तित्व देखा होगा, इनका पूर्व का जो एक्सपीरियंस है पार्टी को चलाने, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, दो बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो ये सारा एक्सपीरियंस जो है वो उसके नाते ही मुझे लगता है कि ऐसा टिकट दिया गया इनको। और ये बहुत इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूंसी थी, पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी थी। लेकिन अब मैं ये बात तो कह रहा हूँ कि निर्णायक स्थिति में हमेशा जनता रहती है। जनता किसको
किसके पक्ष में निर्णय लेगी, किसको चाहेगी, किसको नहीं चाहेगी, वो जनता ही करेगी, तय करेगी। क्योंकि हर साल में जो 5 सालों में जो चुनाव होता है उसमें यही रहता है कि रिवाज रहता है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ऐसा ही रहता है चुनाव का। खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी जैसे 3 नेताओं की बात की आपने, जो 3 निर्दलीय हैं उनका अभी तक भी इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। क्या वजह रह रही है कि उनको खुद दिया गया है या अपने आप से है या ज़बरदस्ती कुछ ऐसा? ये बड़े हाई लेवल की बातें हैं। राकेश चौधरी भी बहुत छोटा सा आदमी है, अभी अपने लिए स्थान ढूंढ रहा हूँ, प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ। फिर भी आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं एक्सेप्ट हो जिस रहा है? तरह से मैं बताता हूँ, इस बात पे भी आऊँगा, जिस तरह से इन पार्टी के बड़े नेताओं ने हमें यूज़ किया है, हमारे लोगों को यूज़ किया है, और एक ऐसे मतलब जताते हैं ये लोग कि ये इनका कोई मतलब राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है या कोई वजूद नहीं है। और हमारे इमोशंस को जिस तरह से इन्होंने मतलब उसका कत्ल किया है कि हम कहीं भी समाज में कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है। लोगों को पूरी सिंपैथी हमारे साथ है, हमारा काम, हमारा व्यवहार लोगों के साथ है, लोग हमें जानते हैं। और ये जो 3 हमारे साथी हैं, मुझे तो आज दिन तक ये नहीं समझ आया है कि एक आप इंडिपेंडेंट उस पर मोड़ पे आपने चुनाव लड़ा और आपको लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया, आपके ऊपर ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपको कि आपको किसी के साथ एसोसिएट होकर भी काम कर सकते, किसी भी दल के साथ एसोसिएट हो सकते थे, उसमें कोई बंदिश नहीं है। लेकिन इतिहास में पहली बार मैं देख रहा हूँ और बहुत सारे लोगों से हमने ये सुना कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि विधायक चुन के आए, अपने मर्जी के उन्होंने अपनी इच्छा से उन्होंने मतलब पार्टी का चुनाव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और जीते, लोगों ने उनको मैंडेट दिया। लेकिन 6 साल के अंदर ही ऐसा क्या हो गया कि उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। अदरवाइज़ वो इसमें नहीं थे, वो किसी भी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी को, अपना बाहर से समर्थन दे सकते हैं। और कंस्टिट्यूंसी में समर्थन देता है आदमी तो कंडीशनल भी हो सकता है कि भैया मेरी कंस्टिट्यूंसी का कोई भी काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे निरंतर जैसे और कंस्टिट्यूंसी में विकास होगा, समान विकास वहाँ पे हो। लेकिन ये इतिहास में पहली बार हुआ है और विधायक धरने दे रहे हैं कि हमारे इस्तीफे स्वीकार कर लो, हमारे इस्तीफे स्वीकार। कह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू तो हमारी एक नहीं सुनते थे। हाँ, हो सकता है वो तो, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पता होगा और विधायकों को पता होगा अब अंदर की क्या बात है। और अभी जो इनका आरोप और प्रतिरोप का जो दौर चला हुआ है, जैसे यहाँ से धर्मशाला से जो विधायक रहे हैं उनका भी डेली का आरोप उनके ऊपर कोई ना कोई लगता है, वो वहाँ से पलटवार होता है। तो ये तो एक्चुअली उसमें उस स्थिति में मैं हूँ नहीं कि उनके बारे में मैं क्या बात करूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं तो कुछ घटा है, और घटा है तो ये जो घटनाक्रम हुआ सारा उसी का परिणाम है ये। तो ये तो अंदर की बातें अंदर के लोग ही जानते होंगे। लेकिन जब हम जाएंगे तो हमें जब किसी के साथ पाला पलेगा तो वही बता पाएंगे हम प्रत्यक्ष की वक्त की एक्चुअली में पोजीशन क्या थी। ये है जी। तो धर्मशाला से सुधीर शर्मा, जग्गी और आप, कैसी रहेगी इस बार टक्कर? बढ़िया, ये दिग्गज नेता हैं, बड़े लोग हैं और हम छोटे से लोग हैं, और छोटे से लोगों के साथ लोग धर्मशाला की जनता को प्यार है। धर्मशाला की जनता इस बार कुछ नया बदलाव करना चाहती है, और जिस तरह से मैंने 2 बार चुनाव लड़ा और बड़े छोटे छोटे मार्जिन से मैं हारा हूँ, और ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत हो कि धर्मशाला की जनता को इस बार मेरे से सिंपैथी भी है। और मैं हमेशा ही 365 दिन जो साल के होते हैं उसमें लगातार मैं निरंतर भागता रहता हूँ, लोगों के साथ जुड़ता हूँ, लोगों के साथ मिलता हूँ, उनकी समस्याओं को हल कराने में मतलब भागम भाग लगी रहती है। तो मेरा ऐसा अंदर से मुझे एक विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है और धर्मशाला की देवतुल्य जनता के ऊपर विश्वास है कि इस बार वो मुझे पक्का, क्योंकि ये मैंने आपको कहा कि इस बार चुनाव नहीं हो रहा है, इस बार द्वंद्व युद्ध हो रहा है, और युद्ध इस स्तर तक चला जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी लिमिट नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। तो यहाँ कोई ये नहीं है कि भाई कैंडिडेट अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टियाँ बहुत अच्छी हैं। पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टी भी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी है, दोनों पार्टियाँ अच्छी हैं। लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए जो लोग बैठे हैं, सिस्टम को कौन चलाता है? सिस्टम को चलाते हैं लोग। अब लोग अच्छे नहीं हैं, तो पार्टी ने क्या करना? पार्टी तो किसी के घर में जाएगी नहीं। अगर मैं कैंडिडेट हूँ, मैं जीता हूँ, तो मुझे आपसे पर्सनल रीच तो मुझे करनी है ना, कि फूल थोड़ी जाएगा या हाथ थोड़ी जाएगा आपके घर। मुझे विकास मुझे करवाना है वहाँ का। तो मेरा मानना ये है कि पार्टियों का कोई सरोकार नहीं है, पार्टियाँ दोनों ही पार्टियाँ अच्छी हैं, बट उसको जो रन कर रहा है, उसको जो चला रहे हैं लोग, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं भी कि नहीं है,
अगर किसी को आप बड़े मतलब मैंने कई बार कहा है कि लग्जरी लोग जब इस सिस्टम में आएंगे तो वो आम जनमानस की पीड़ा को कभी नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए ये फिर वो है वोट की मशीनें हैं, वोट डालो और काम ख़त्म। अभी सबके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। जैसे ही 1 तारीख को 5 बजेंगे फिर मैं कौन तू कौन, दरवाजे बंद, फ़ोन स्विच ऑफ, फिर अपने भोग विलास ऐशोआराम में पड़ जाएंगे। फिर आगे का 3.5 साल का समय जो वैसे का वैसे निकलेगा। लेकिन इस बारी धर्मशाला की जनता जो है वो इनकी इन मतलब इस कार्यशैली को बड़े अच्छे तरीके से भाप चुकी है और वो उसका जवाब इनको देंगे। और दोनों पार्टियों के जो नेता हैं उनके बारे में जनता जानती है, मेरे बारे में जनता जानती है। तो निर्णय तो जनता ने करना, जैसा भी होगा वो स्वीकार्य होगा। चलिए 4 तारीख को तो आ ही जाएगा रिज़ल्ट। तो अगर मान लेते हैं कि राकेश चौधरी जी जीत जाते हैं, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी धर्मशाला के लिए? पहले आप मान लीजिए, नहीं मानो, किस बार जीतेंगे हम। आपका पूर्ण विश्वास है? देखो, धर्मशाला के अंदर सबसे ज्वलंत मुद्दा आज की डेट में मुझे लगता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा है। जो मुद्दा धर्मशाला के हर एक उस घर से जुड़ा हुआ है और इसके लिए जिस तरह से धर्मशाला के लोगों ने जद्दोजहद की। और बाय द वे मैं एक बात कहूँ आपको, मेरा तो घर ही वहाँ जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण होना है, तो मेरी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ अब मतलब दिल से मेरा वहाँ पे जुड़ाव है। और इस मुद्दे को बनाने, इस मुद्दे पर है कुछ भी नहीं, इसमें 30 करोड़ 8 लाख समथिंग का पैसा इसमें डिपॉजिट, 30 करोड़ का पैसा डिपॉजिट होना है और वो अंतिम चरण में पहुँच गया वो सारा मामला। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री, अब मुझे नहीं पता क्यों उसमें थोड़ा सा इसमें क्यों डिले किया गया, ड्यू टू ये अपने जो पूर्व के विधायक थे इनके कारण हुआ है, पर हुआ सारा कुछ इनके कारण ही है। अगर धर्मशाला का विकास कहीं ना कहीं रुका तो ड्यू टू दिस पर्सन, क्योंकि इनकी आपस रंजिश थी और रंजिश का खमियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ा। और स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में बहुत सारा काम करना है। अभी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कब से आया और आज दिन तक संपूर्ण नहीं हुआ है, चल रहा है अभी भी। बहुत बड़ी बात है धर्मशाला के लिए, बहुत बड़ी मतलब शर्म की बात है ये, कितना लंबा हो गया, 3 साल के लिए प्रोजेक्ट आया और आज कितना टाइम हो गया, कितना पीरियड हो गया, अभी ख़त्म होने की कगार पे नहीं है और पैसा बार बार इसका लैप्स होता है। फिर यहाँ पे धर्मशाला की स्थानीय जनता की मैं बात करूँ, यहाँ पे कचरे का ढेर लगा हुआ, बहुत बड़ा अंबार है और इतनी गंदगी का आलम वहाँ पे है। स्थानीय लोगों के लिए ये मतलब वहाँ पे जीवन यापन करना जो वो संभव नहीं। छोटी छोटी सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर। जोनल हॉस्पिटल है, जोनल हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया आज तक। यहाँ पे कम से कम 24-25 डॉक्टर अपेक्षित हैं, लेकिन यहाँ पे 4 डॉक्टर नहीं होते हैं। पूरा हॉस्पिटल एक सराय की तरह लगता है। छोटा से छोटे पेट दर्द, सर दर्द, तो भी लोग डॉक्टर इनको, क्योंकि यहाँ पे अपनी जिम्मेवारी कोई लेना चाहता ही नहीं मुझे लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। शिक्षा का कोई इंस्टीट्यूट आज दिन तक धर्मशाला में नया नहीं आया है। वही कॉलेज है जो अंग्रेज़ों के समय का था, आज दिन तक कोई नहीं। ऐसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, स्मार्ट सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस तरह के जो हमारे मुद्दे हैं प्राथमिकता के आधार पे उनको करवाएंगे। कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे बनना था, वो उसका मामला लंबित है, आज दिन तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई दोबारा से, या काम हुआ तो कितना हुआ किसी को पता, लोग तो भूल भी चुके हैं। लेकिन मैं उन चीज़ों को भी टच करूँगा जो जैसे ओबीसी का भवन है, उसका कई सालों से उसका निर्माण जो अब वादर में लटका हुआ, इतना बुरा हाल है कि अब मुझे लगता है कि 1 साल उसका जीर्णोद्धार नहीं किया तो वो ढह के भी नदी में गिर जाएगा। पासू के लिए एक सब्जी मंडी का मतलब प्रस्तावना थी, उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि निचला क्षेत्र जो हमारा वो सारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। लोग कृषि में दाल, ये गेहूँ, धान और डेली की जो रूटीन में हमारी सब्जियां, हरी सब्जियां, उसका बड़ा बड़ी बिजनेस है यहाँ पे और लोगों का जीवन यापन उससे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ें मेरी प्राथमिकता हैं और युवाओं को रोज़गार मुहैया कराना सबसे बड़ी बात रहेगी। जी, तो जैसे आपने बात की ना कि सबका विकास होगा, क्योंकि जो जीत जाता है सब यही कहते हैं कि हम करेंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन आप ये विश्वास दिला रहे हैं। तो ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि ये जो झूठे लोग हैं, ये जो सत्ता का जिनको मज़ा लेना है, उसमें भोग विलास करना है, वो लोगों की प्रवृत्ति अंदर से एक्चुअली होती ऐसी है कि हमने गए हैं तब तक वो आजकल ये जो 15 दिन का टाइम है इनके लिए इतना कष्टकारी है, इतना कष्ट महसूस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है घर में पहुँचते तो हाय माए मैं तो थक गया, ये कैसा काम है। और 15 दिनों के बाद जब चुनाव होगा तो ये जितना कष्ट इन्होंने अपने आप को लिया, इतना कष्ट लोगों को देंगे। फिर लोग इनके पास बैठे रहेंगे, अंदर से बाहर नहीं निकलेंगे।
क्योंकि मैं तो राजनीतिक मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा राजनीतिक परिवार से मेरा रिलेशन नहीं है। मैं एक बिल्कुल साधारण आम परिवार से हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें जो हैं बड़ी साधारण सी हैं। मुझे लोगों से मिलना, लोगों की समस्या सुनना, मैं 3 बार प्रधान रहा हूँ, तो मैं बहुत कम लोगों को आने का समय देता। लोग बोलते जी प्रधान जी मेरे करैक्टर पे साइन करने हैं, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ मोर स्टैंप लगनी है, कुछ भी करना है। तो मैं उनको ये पूछता भी आप हैं कहाँ, तो जहाँ बंदा है वहीं जाके उनका काम करना है। और इस काम को मैंने एंजॉय किया है, मुझे इसमें मज़ा आता था। ये नहीं है कि नहीं, अब जो काम एक एमएलए को करना है, एक प्रधान को करना है, या एक मुख्यमंत्री को करना है, एक मिनिस्टर को करना है, उसी को करना है। उसका कुछ सब्स्टिट्यूट तो वहाँ पे है नहीं। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, वो काम जो आज हो सकता है उसके लिए 1 महीना क्यों लगाना, और 1 महीने के बाद भी करना तो मुझे ही करना है, या उसके लिए दोबारा कोई दूसरा बंदा आ जाए तो ठीक है जी, मैं आज अपने आप को टाल रहा हूँ, कल आपने कर देना है, वैसा तो होना नहीं है। अगर वो काम मुझे ही करना है मेरे टेन्योर पे, तो फिर मैं कल का इंतज़ार क्यों करूँ। जो अभी आया आदमी उसका काम अभी कर दो, फर्स्ट काम फर्स्ट सर्व। तो उससे क्या होता है कि आपका स्वभाव जो है वो भी निखरता है, लोगों में एक मैसेज आता है कि हमारे या किसी के भी काम के लिए कभी मनाही नहीं होती है। यहाँ पे लोग ये पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप तो कांग्रेस के हैं, आप तो बीजेपी के हैं, आपने मुझे वोट नहीं डाली, मैं आपका काम नहीं करूँगा। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी बात नहीं कि मेरे लिए व्यक्ति विशेष जो है वो व्यक्ति जो है वो बहुत विशेष है, और ये हमारे से कभी नहीं, हम कभी भी नहीं ऐसा करेंगे, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। इसलिए मैं सारी बातें बोल रहा हूँ कि जैसे हम बनते हैं हम सेकंड डे से काम करेंगे और जनता के लिए करेंगे, और जनता को जो जिस दौर में जनता धर्मशाला की गुजरी है, असहाय महसूस कर रही है, उनको उस विश्वास दिलाएंगे कि ये पॉलिटिक्स है। पहले आप जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर आप आ रहे हैं तो ये ज़रूर आपके काम होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी। धन्यवाद, धन्यवाद, शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने मुझे इतना अपने इसमें चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देने की जो समय दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश भी देना चाहता हूँ कि आने वाला जो 1 तारीख का समय है उसमें आप अपने विवेक से पूरी, क्योंकि अगले 5 साल का 3.5 साल का जो समय है उसमें आपको विकास भी कराना है, और उस कैंडिडेट को चुनिए जो आपकी बात सुने भी और आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। ये निर्णय आपको और आपको ही करना है, इसलिए मेरा यही संदेश है, और मुझे विश्वास है कि आप अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ चामुंडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए अनंत ज्ञान टीवी।